हेलो एस्पायरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक हॉट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और सीडीएस और एनडीए एग्जाम्स के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है हिस्ट्री सब्जेक्ट की। हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम्स में एनडीए और सीडीएस में बहुत अच्छा वेटेज रखता है। ठीक है, तो पहले पार्टीशन कर लेते हैं कि किस किस एग्जाम में कितने कितने नंबर का है और किस तरीके से आपका आने वाला है। ठीक है, तो इधर देखते हैं, हिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो एनडीए और सीडीएस, अब देखो एनडीए सीडीएस दोनों में ही हिस्ट्री का बहुत अच्छा वेटेज है। ठीक है, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जाम के लिए अपन को इस तरीके से तैयारी नहीं करनी है कि पूरा पूरा सिलेबस लेके चलना है, सारी चीजें पढ़नी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम आपसे क्या मांग रहा है, एग्जाम में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछे जाने वाली है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो तो आपके एग्जाम में मार्क्स पूरे हो जाएं। ठीक है, तो एनडीए में 12 मार्क्स का समथिंग आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री, और सीडीएस में 14 मार्क्स की हिस्ट्री पूछी जाती है। क्या क्या कितने कितने नंबर किस किस पार्ट में से आएंगे ये अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री को अगर अपन डिवाइड करें तो हिस्ट्री को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जो आपके एनडीए और सीडीएस के सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट रहेगा एंशिएंट पार्ट। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, यहाँ पे थोड़ा सा अपन ज्यादा आ गए हैं, इतना आगे नहीं आना अपन को। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट में से कितना पार्ट है? देखो एंशिएंट हिस्ट्री से सभी एग्जाम्स में कम क्वेश्चंस आते हैं, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको थोड़ा कम ध्यान देना है क्योंकि कम नंबर का आएगा। अपन ऊपर ऊपर से पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अपन को उस तरीके से तैयार नहीं करना है। ज्यादा फोकस्ड रह के और बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके तैयारी करके नहीं करना है। एक ऊपर ऊपर से टाइमलाइन हेडिंग्स पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस इसमें पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में कितने नंबर का आने वाला है? समथिंग एनडीए में आप मान लो 1 से 3 नंबर के अंदर में आ जाता है और सीडीएस में 2 से 4 मार्क्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस काफी ब्रॉड है, लेकिन एग्जाम में कम पूछा जाता है, इसलिए अपन अकॉर्डिंगली तैयारी करेंगे। ठीक है, फिर अपन चलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री में भी बहुत कम पार्ट रहता है, इवन एंशिएंट से भी कम पार्ट रहता है और काफी कम क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं, तो इसमें भी वेटेज काफी कम है आपका। समथिंग आप एनडीए में मान लो कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके 2 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसमें आ सकते हैं 3 to 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें भी वेटेज कम रहेगा यार। कभी कभी होता है कि एंशिएंट से ज्यादा पूछ लेता है और मेडाइवल से कम पूछता है, कभी कभी मेडाइवल से ज्यादा पूछ लेता है और एंशिएंट से कम पूछता है। ठीक है, तो आपको फोकस क्या करना है? आपको उस पार्ट में फोकस करना है जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन मॉडर्न के पार्ट पे। ठीक है, मॉडर्न इंडिया हर एक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडिपेंडेंस का टाइम है, फ्रीडम स्ट्रगल्स है और बहुत सारे पीरियड्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों में अपन अगर देखें तो एनडीए में मॉडर्न में कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं? 7 to 8 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री में से आ सकते हैं इन एनडीए, एंड 12 to 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं सीडीएस में। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और क्योंकि वेटेज ज्यादा है तो इसमें इन डेप्थ भी जा सकते हैं, अपन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं और ज्यादा डेप्थ में समझ भी सकते हैं। देखो वो टॉपिक्स को अपन ज्यादा ध्यान देंगे जो टॉपिक्स एग्जाम में
पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको समझने के लिए कि आगे वाले पेपर्स में क्या आने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद फिर आपका एक और पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से यार कभी कभी क्वेश्चंस आते भी हैं, कभी कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 नंबर, कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कभी कभी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 3 क्वेश्चंस आ जाएं, और कभी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते भी नहीं है। और अब नए सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं, है ना। कम कर दिया है क्वेश्चनों को पूछा नहीं, तो इतना ज्यादा अपन वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस नहीं करेंगे, उसको भी एक बार ऊपर ऊपर से रिवीजन करेंगे, और जो हॉट टॉपिक्स होंगे उसको पढ़ लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। एक बार इसको देख लो यार, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। 1 to 3 मार्कर, 1 to 3 मार्क से क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन सीडीएस में आ सकते हैं, एनडीए में 1 से 3 नंबर के, और 2 से 4 नंबर के सीडीएस में आ सकते हैं। इधर पे 2 से 4 नंबर के एनडीए में मेडाइवल से आ सकते हैं, 3 से 4 नंबर के सीडीएस में आ सकते हैं, ठीक है। फिर 7 से 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं मॉडर्न से। मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार फोकस करके बता रहा हूं, सबसे ज्यादा अपन को मॉडर्न में ध्यान देना है, मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में ध्यान देना है अपन को, ठीक है। 12 से 16 नंबर की सीडीएस वालों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे फोकस करना, ठीक है। 16 नंबर तक के क्वेश्चंस आए हैं एक्चुअली पेपर में, और बहुत ज्यादा वेटेज रखता है सीडीएस इस पे कि मॉडर्न हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन इसको। अब अपन इन डेप्थ सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि जिन पार्ट्स में अपन बांटे हैं उनको किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, और किस किस एरा में कौन कौन से पीरियड में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में आप जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिविलाइजेशन, सभ्यताएं पढ़ना, और सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहला टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में जो अपन कवर करेंगे वो रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है यार। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग हड़प्पा पीपल के कल्चर्स, प्लेसेस, नई नई डिस्कवरीज जो हुई थी उस टाइम पे, वो सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या आने वाला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अपन पढ़ेंगे वैदिक कल्चर, ठीक है। वैदिक कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेदास के बारे में पढ़ेंगे। वेदास बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, येट अभी की लाइफ में भी वेदास हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, एक टीचिंग्स प्रोवाइड कराते हैं हमें, एक लाइफ में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देते हैं। तो उसमें ठीक है टेक्स्ट वगैरह और वेदास वगैरह पढ़ेंगे, है ना। वेदास वगैरह आप जानते ही होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये सारे वेदास वगैरह पढ़ेंगे अपन वैदिक कल्चर में, ठीक है। वैदिक कल्चर के बाद आगे अपन बढ़ते हैं। वैदिक कल्चर के बाद अपन पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में क्या पढ़ेंगे अपन? मौर्यन एम्पायर के पहले रूलर, ठीक है, और लास्ट रूलर के बारे में, मौर्यन एम्पायर किस तरीके का था, क्या कौन कौन से उसमें बैटल्स हुए, क्या क्या युद्ध हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन मौर्यन एम्पायर में पढ़ेंगे। पहले रूलर अशोका, ठीक है, अशोका, उसके बाद अशोका ने कौन सा बैटल लड़ा था, कलिंग युद्ध लड़ा था, उसके बाद क्या हुआ था, है ना। कलिंग युद्ध के बाद किस तरीके से उनकी सोच में, उनकी मेंटालिटी में अंतर आया था, ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में। मौर्यन एम्पायर में ही आगे जाते हुए अपन किस में जाएंगे? बुद्धिज्म, जैनिज्म में, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ेंगे। बुद्धिज्म में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड जैनिज्म में, ठीक है, जो भी तीर्थंकर्स वगैरह हैं उनकी टीचिंग्स को पढ़ेंगे, ठीक है।
महावीर की टीचिंग्स को जैनिज्म में, और बुद्धिज्म की में बुद्धा की टीचिंग्स को। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म अपन इस तरीके से कवर करेंगे। क्या क्या चीजें हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक कल्चर हो गया, मॉडर्न एम्पायर हो गया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे मगध, ठीक है, मगध एम्पायर के बाद पढ़ेंगे अपन गुप्ता, ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद अपन पढ़ेंगे मगध एम्पायर, मगध एम्पायर के बाद पढ़ेंगे अपन गुप्ता एम्पायर, और उसके बीच में भी बहुत सारी डायनेस्टीज आ जाती हैं, ठीक है, तो अदर डायनेस्टीज। ठीक है, गुप्ता एम्पायर में आप सब जानते ही हो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसके पहले जो फाउंडर्स से अपन बात करें तो घटोत्कच से लेके फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त टू और स्कंदगुप्त, जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया में राज किया, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। गोल्ड कॉइन्स बहुत ही बड़े स्तर में इंट्रोड्यूस हुए थे गुप्ता एम्पायर में, वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर मगध एम्पायर में डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, हर्यंका डायनेस्टी, ठीक है, शशुंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, है ना, ये सारी डायनेस्टीज को अपन कवर करेंगे। उसके बीच में अपन अदर डायनेस्टीज भी, छोटी मोटी जो डायनेस्टीज आती है उसको भी अपन कवर करेंगे। तो समझ गए एंशिएंट हिस्ट्री में अपने क्या क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, मौर्यन एम्पायर, बुद्धिज्म जैनिज्म, मगध एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, ठीक है। ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अब अपन बात करते हैं मेडाइवल पीरियड की। ठीक है, मेडाइवल पीरियड में ज्यादा कुछ नहीं है यार, अभी बस एक देख लेते हैं कि क्या क्या चीज अपन चालू करने वाले हैं। मेडाइवल पीरियड में पहले हम लोग चालू करेंगे दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजियों के बारे में, तुगलक के बारे में, है ना, इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे दिल्ली डायनेस्टी में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद अपन आते हैं किस पे, मुगल्स के बारे में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद अपन मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मुगल्स के जो रूलर्स थे जो इंडिया में आए थे, जिन्होंने बहुत समय तक राज किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले कौन आए थे, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, ठीक है। इस तरीके से करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपन आगे बढ़ते बढ़ते इन सभी रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद मिडाइवल पीरियड में ये कंप्लीट होने तक आ जाता है कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड ऐसा पीरियड है जहां पे यूरोपियन कंट्रीज आती हैं इंडिया में, यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आती हैं ट्रेड करने के लिए, और ये वैसा पीरियड है जो कि शिफ्ट करता है मेडाइवल से मॉडर्न की ओर। तो अपन मेडाइवल से मॉडर्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। किस पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड का यूज करते हुए। कॉलोनियल पीरियड में अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज पढ़ेंगे इन इंडिया, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें अपन को सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपन को सबसे ज्यादा फोकस करने हैं, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और देखने हैं। सबसे पहला तो टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, कब आई थी यूरोपियन कंट्रीज, सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज कौन सी थी, पुर्तगीज यानी पुर्तगाल, जो कि 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा आए थे यूरोपियन कंट्रीज। पुर्तगीज की तौर पे सबसे पहली ईस्ट इंडियन पुर्तगीज कंपनी आई थी। तो यहां से अपन को चालू करना है, और ये फिर सीधा सीधा 1947 तक चलेगा, ठीक है। सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। उसके बाद अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ठीक है। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आके इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, 1600 से 1605 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तो और बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज से उसकी फाइट चल रही थी, ठीक है ना, तो अपन ये भी देखेंगे, फाइट्स बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज फॉर ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, तीन टॉपिक तुम समझ चुके हो। सबसे पहले मॉडर्न इंडिया में क्या है, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जब इंडिया में आती है, ये वाला टॉपिक। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 से 1605 में होता है। उसके बाद तुम क्या देखते हो, फाइट्स बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज। अब यूरोपियन कंट्रीज जब यहाँ पे आती हैं तो अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ाइयाँ करने लग जाती हैं, तो उनकी लड़ाइयाँ, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर कंपनीज को जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो आउटलास्ट कर देते हैं, उन्हें हरा देते हैं। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स की लड़ाई किससे होती है, मुगल्स की जो पावर रहती है इंडिया में। मुगल्स पहले से यहाँ पे थे, पहले से राज कर रहे थे, कुछ 200 सालों से यहाँ पे 300 सालों से बैठे हुए थे, तो उनकी ऑब्वियस लड़ाई हुई थी, है ना। फाइट्स बिटवीन मुगल्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। ठीक है, अपन फाइट्स बिटवीन मुगल्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी देखेंगे, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइट्स हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बाद ही जो ये इंडियन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ स्थापित हो गई और ट्रेड से टेरिटरी में मूव करने लगी, एक्यूपेशन करने लग गई टेरिटरी का। ठीक है, ट्रेड से किस प्रकार से वो टेरिटरी एक्यूपाई करने लगी, एक्यूपेशन में मूव करने लग गई। ठीक है, तो मुगल्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अपन ये देखेंगे, है ना। उसके बाद अपन देखो, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इस्टेब्लिशमेंट हो गया, फाइट्स बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज और फॉर ट्रेड इन इंडिया हो गया, अब बैटल भी हो गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हो चुकी है ना, तो उनके गवर्नेंस देखेंगे। सो गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कहां पे, कौन से एरियाज में, ओवर बंगाल, मद्रास एंड बंगाल में, मद्रास में और कहां पे, बॉम्बे में। ठीक है, ये हो गया गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, इस तरीके से कॉलोनियल पीरियड पूरा तरीके से शिफ्ट होकर अब मॉडर्न में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या देख रहे हैं, गवर्नेंस ऑफ यहां पे हो गया। उसके बाद अब क्या आएगा, ये खत्म होते होते 18th सेंचुरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इतना समझ गए हो ना, इसको अब अपन इरेज कर देते हैं और 18th सेंचुरी में आते हैं। ठीक है, विद द बिगिनिंग ऑफ, है ना, 18th सेंचुरी, इंडिया में क्राउन रूल आ जाता है और जो मोनोपोली रहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्राउन रूल में वो सोचते हैं कि अब जो वहां पे क्राउन में रहते हैं, क्वीन एलिजाबेथ रहती हैं, वो ऐसा सोचती हैं कि अब क्राउन रूल आना चाहिए और उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम वगैरह है, वो जो कुछ भी चीजें रही होंगी वो पसंद नहीं आती हैं और वो ऐसा सोचती हैं कि क्राउन रूल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन रूल। ठीक है,
सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन रूल। स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन रूल के बाद अपन क्या पढ़ेंगे। अच्छा, 18th सेंचुरी में एक चीज मैं आपको बताऊं कि अपनी कंट्री जो इंडिया है ये बहुत ही रिलीजियस कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कास्ट सिस्टम और जो रिलीजियस सिस्टम, जो भी ये सारी चीजें होती थी ना, तो इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम चलती रहती थी कास्ट के कारण, और ये सब चीज़ों के कारण बहुत सारे भेदभाव थे, है ना, वर्ना सिस्टम वगैरह था। इन सब चीज़ों के कारण भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म आ रहे थे। तो उसके बाद अपन क्या देखेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, फिर अपन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स देखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन रूल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन रूल के बाद अपन देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के बाद अपन देखेंगे गवर्नेंस ऑफ क्राउन रूल। देखो, गवर्नेंस ऑफ क्राउन रूल में क्या देखेंगे, जब क्राउन रूल बना तो यहाँ पे बहुत सारे गवर्नर्स बनाए गए, गवर्नर जनरल्स बनाए गए, वॉइस रॉयस बनाए गए, तो उन्हीं के वर्क को अपन समझेंगे और बहुत सारे एक्ट्स को समझेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 आया था, वो समझेंगे, और चार्टर एक्ट्स वगैरह भी बहुत सारे आए थे, तो वो सारे चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये सब मिला के वाइस रॉयस और ये सब, है ना, ये सारे काम को अपन समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, वाइस रॉयस, ठीक है, गवर्नर्स, है ना, इनके वर्क, और गवर्नर जनरल के वर्क। ठीक है, अब गवर्नेंस ऑफ क्राउन रूल देख लिया। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे, ये अपन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसको, है ना, अपन सिपोय म्यूटिनी की नाम से भी जानते हैं। ध्यान से देख लीजिए सिलेबस, चाहे तो आप नोट भी कर लीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राउन रूल, उसके बाद अपन देखेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, उसके बाद अपन देखेंगे गवर्नेंस ऑफ क्राउन रूल, जो कि क्राउन रूल वहां पे था, उसका गवर्नेंस, जो वाइस रॉय गवर्नर्स थे और गवर्नर जनरल थे उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट देखेंगे, सिपोय म्यूटिनी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, अभी अभी अपन 19th सेंचुरी में आ रहे हैं। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी रिवोल्ट था, इसमें बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने हिस्सा लिया था और भारत की आज़ादी के लिए, है ना, लड़े थे। ठीक है, तो ये सारी चीज देखने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब 1857 का रिवोल्ट हो चुका है। 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेज क्या सोचते हैं कि अभी अभी रिवोल्ट खत्म हुआ है, ठीक है ना, अभी अभी तो 16 जला होगा, अभी ना अंगारा होगा, मतलब लोगों के अंदर अभी भी क्रोध होगा, तो कहीं फिर से ये चीजें ना हो जाए, इसके वजह से 1905 में 1905 में ये लोग एक बॉडी बनाते हैं, जिस बॉडी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो उसके बाद अपन इंडियन नेशनल कांग्रेस के फंक्शन, इनकी मीटिंग्स और जो भी समिट्स वगैरह हुई थी इसमें, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद क्या देखेंगे, अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद अपन को क्या देखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो उसके बाद से दो तरह के लोग भी आए। ठीक है, कौन आए, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। इनकी क्या देखनी है अपन को, इनकी अपन को आइडियोलॉजी देखनी है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स और उनकी आइडियोलॉजी पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद, है ना, देखो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी इस तरीके से थी कि कुछ ग्रुप उस टाइम पे सोचते थे कि ब्रिटिशर्स भले इस टाइम पे
इस टाइम तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है इंडिया को, इस टाइम तक रहे हैं, लेकिन अभी भी ब्रिटिशर्स यहाँ पे रह सकते हैं, बस उनका गवर्नेंस का तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से इंडिया से चले ही जाना चाहिए, खत्म ही हो जाना चाहिए, ठीक है, तो वो एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। तो ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अपन देखेंगे, इनके आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही घिनौनी हरकत होती है, ठीक है ना। अभी देखो इस पीरियड्स के पहले कभी भी इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इंडिया मुस्लिम का, है ना, मुस्लिम भारत का और ऐसा हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट ना आया नहीं था। तो लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं इसके बाद, द डिवीजन ऑफ बंगाल एंड इट्स इफेक्ट्स, ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसी में ये किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने ये कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, एक नई पार्टी तैयार हो गई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। एक नई समिति तैयारी हो गई, ठीक है ना, पूरे मुस्लिम सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग बन गई, ठीक है। एक नई पार्टी बन गई जिसका नाम था मुस्लिम लीग, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ बंगाल से एक नई लीग बन गई, मुस्लिम लीग, और इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद ज्यादा बढ़ने लग गए, है ना, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच लड़ाई ज्यादा होने लग गई, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे अपन। उसके बाद ये होते होते जब अपन पहुंचते हैं 1915 पे, तो 1915 में महात्मा गांधी आ जाते हैं, ठीक है। जब महात्मा गांधी यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर चालू होगा, है ना, गांधीयन एरा। गांधीयन एरा चलता है 1915 से लेके 1947 तक, ठीक है। ठीक है, 1915 से लेके 1947 तक चलेगा गांधीयन एरा, जहां पे अपन पढ़ेंगे डिफरेंट फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में। और क्या देखेंगे अपन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया 1915 से 1947 तक चला गांधीयन एरा, जिसमें महात्मा गांधी थे इंडिया में, और उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई करी, बहुत सारे मूवमेंट्स किए। वो सारे मूवमेंट्स और फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ते हुए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो जो किया था इंडिया के लिए, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। और लास्ट में मॉडर्न इंडिया के आपका टॉपिक रहेगा द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सिलेबस मैंने आपको पूरी डेप्थ में समझा दिया है, अच्छे से समझा दिया है। ये टॉपिक्स जो मॉडर्न इंडिया में है, इसको अपन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है। एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अपन को एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल भी पढ़नी है, उसको भी पढ़ना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। सिलेबस आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।